अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में दांतों के हवाले से हम डिटेल के साथ गुफ्तगू करेंगे कि दांतों के क्या क्या मसाइल होते हैं। और आजकल की हम बात करें तो आपने देखा कि अक्सर औकात बच्चे जो हैं उनके दांत जरा टेढ़े होते हैं, तो अक्सर औकात पेरेंट्स की तरफ से उनको मुख्तलिफ किस्म के हरबे तो पहले घरेलू टोटके तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, साथ ही साथ ब्रेसेस लगा दिए जाते हैं। इसकी कितनी इकसाम होती हैं, क्या ये लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, किस उम्र से लगाना चाहिए, किस उम्र तक लगाना चाहिए, डिटेल के साथ हम दांतों के मसाइल पर बात करेंगे। जो मौजूद शख्सियत मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज पे मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पर सर्व करती रही हैं, अभी भी सर्व कर रही हैं, और आज के प्रोग्राम में इनको हमने दावत दी है। डॉक्टर एनी हसन, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपके बुलाने का। अच्छा, मजे की बात ये बताऊं आपको एनी, डॉक्टर एनी, कि जहां पर हम डेंटिस्ट की बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जनाब हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है वो डेंटिस्ट है, यहाँ तक तो समझ में आती है, लेकिन आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसने मुझे भी इम्प्रेस कर दिया है कि अच्छा इतनी सारी फील्ड्स आ गई हैं। जैसे कि मैंने बात की कि ऑर्थोडोंटिस्ट के हवाले से आपकी स्पेशलाइजेशन है, तो कितने अरसे की होती है ये? ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ये पहले बेसिक, हमें पहले तो डेंटिस्ट्री का कोर्स करना पड़ता है, एफएससी के बाद, ठीक है, या ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के बाद। उसके मतलब आपने एक बेसिक अपनी तालीम मुकम्मल की, उसके बाद 4 साल की ग्रेजुएशन है और 1 साल का हाउस जॉब है। अच्छा, 5 साल आपने मेडिकल पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपको सारे शोबों के बारे में पढ़ाया जाता है, जैसे सेम एमबीबीएस में है, सेम बीडीएस का है, मगर एमबीबीएस का एक स्टडी टाइम ज्यादा है। मगर अब मेरा ख्याल में कि अब ये पीडीए वगैरह ये सब सोच रहे हैं कि अब डेंटिस्ट्री को भी 5 इयर्स एजुकेशन कर दें और 1+1 ईयर उसका हाउस जॉब, क्योंकि इतनी ज्यादा फील्ड है कि वो अब 4 साल में सब्जेक्ट्स कवर नहीं हो रहे हैं, तो 1 साल और उसका बढ़ाना चाहिए। मगर अभी ये अप्रूव हुआ या नहीं हुआ अभी इसका कोई श्योर नहीं, मगर 4 साल इसकी बेसिक स्टडी है जो हमें 4 साल पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ 1 साल हाउस जॉब भी मस्ट है। अच्छा, वो जमाना चला गया जब हम डेंटिस्ट की बात करते हैं, कहते हैं 1.5 साल 2 साल में आप ट्रेंड हो जाते हैं, काम सीख लेते हैं, अपनी दुकान, अताई की बात कर रही हैं। जी जी जी, वो 1.5 साल 2 साल में तो आज भी अताई बन जाता है, बल्कि शायद उससे जल्दी बन जाता है। मगर फिर वो बेचारा शायद काम भी ज्यादा अच्छा कर लेता है, क्योंकि जो क्वैक्स हैं इन हरबे आम में, अताई जिसे कहते हैं, वो काम बहुत अच्छा करते हैं। क्योंकि मैंने हमेशा ये एक सवाल पूछा भी और बहुत से लोगों से पूछा भी, और देखा, मैंने हमेशा जो क्वैक्स है उनका काम बहुत अच्छा देखा। ये कोई किसी से वो ऑफेंड होके नहीं कह रही, मगर बहुत से डॉक्टर से अताइयों का काम मैंने अच्छा देखा। उसकी मुझे वजह आज तक समझ नहीं, तो वो मैंने किसी समझ नहीं समझ आई, मगर किसी एक से पूछा तो मैंने, बल्कि क्योंकि मेरे वाले साहब भी डेंटिस्ट थे, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उसको डर नहीं होता किसी चीज। अरे, क्योंकि हमने 4 साल 5 साल जो पढ़ा होता है, हमें देखने को तो लगता है कि ये एक दांत है, मगर इस दांत की पूरी एनाटमी है, पूरी फिजियोलॉजी है, पूरी उसकी एक साइंस है पीछे। बिल्कुल, उसके लिए वो अताई के लिए सिर्फ एक दांत ही नजर आ रहा है, उसके नीचे नर्व सप्लाई क्या है, कोई हम नर्व डैमेज तो नहीं कर देंगे अगर हम इंजेक्शन गलत लगा देते हैं, या हम कुछ दांत गलत तोड़ के भी। अक्सर आप अताई देखें, अक्सर हमारे पास पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं कि जी दांत टूट गया, क्योंकि उसको पता नहीं फोर्स देनी कौन सी है, हमें किस तरह से दांत लग्जेट करना है, हमें कौन सी मूवमेंट रखनी है। दांत निकालते वक्त पूरा हाथ नहीं लाना, सिर्फ रिस्ट मूवमेंट होती है दांत निकालते वक्त, उसको नहीं पता है क्योंकि वो पढ़ा नहीं है। उसने आपको मुझे देख लिया कि ये डॉक्टर कर रहा है, किसी की मूवमेंट कुछ होती है, मैंने आपको देखा, आपका सीख लिया, किसी ने मुझे देखा, मेरा सीख लिया, मगर एक बेसिक नॉलेज है वो उसके पास नहीं है। बिल्कुल, उसके पास आपका देखा या मेरा देखा इल्म तो है, मगर उसको पता नहीं है कि ये मैं जो कर रहा हूँ इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, बस वो कर रहा है, अंधाधुंध कर रहा है। यकीनन देखा देखी है ना, सीखे होते हैं किसी बहुत अच्छे इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो खौफ उनके दिल में नहीं। अच्छा, आज तक मुझे, क्योंकि मैं बहुत सर्जरी नहीं करती, मगर ये कि अभी भी इंफेक्शन करते वक्त या जो अकलदार निकालते वक्त मैं काफी सारी मेजरमेंट, मतलब मेजर्स लेती हूँ, सेफ्टी मेजर्स के, एक्सरेज हों जो कि सब करते हैं, उसके अलावा उसकी पोजीशन देख के अपने सारे, आपने हर चीज की इमरजेंसी को मलहूज़े खातिर रख के दांत निकालना होता है। मगर मैंने कभी किसी क्वैक को नहीं देखा, मैंने बल्कि क्वैक से पूछा अक्सर, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी इन्हीं लोगों से पड़ता रहता है, तो कहते हैं कि अकलदार निकालना कौन सा मुश्किल काम है, मगर उनको ये नहीं पता कि अकलदार निकालना सबसे मुश्किल काम है, बड़ा टेक्निकल काम है। उसको अगर आप खराब कर देंगे तो वो आप
آپ کا شخصیت بھی خراب ہو جاتی ہے اور آپ کے سارے سسٹم میں بڑے پرابلم آ جاتے ہیں. اچھا. تو نہیں پتا لوگوں کو, پتائی کو پتا نہیں ہے, اس بیچارے کا مسئلہ ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے, اس لیے وہ بے خوف ہوتے ہیں اور کام بھی وہ کہتے ہیں نا تجربہ کر کے بہت اچھا سیکھ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ ہم سے پریکٹیکلی ڈینٹسٹ سے خوف ان کا نہیں ہوتا, وہ بے خوف ہو کے کام کرتے ہیں. تو اس لیے وہ مجھے ایک جو جواب تھوڑا سا مطمئن کیا کہ ہاں, کیونکہ ہم تھوڑا سا ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں, سیفٹی میئرز کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ نہ ہو اور وہ نہ ہو. بی پی لیول لو, بعض اوقات لوگ اس کا خیال نہیں کرتے کہ انجیکشن لگانا ہے تو کھایا پیا ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے ایمٹی اسٹمک انجیکشن لگا دی ہے, اینستھیزیا دے دے دانت نکالنے کی, تو اس سے آپ کا بی پی ڈاؤن ہو سکتا ہے, آپ کی پلپیٹیشن, ہارٹ بیٹ لگتا ہے, ڈوب رہا ہے دل جیسے. اچھا, میں نے دانتوں کے حوالے سے نا بڑی مین چیزیں جو ہیں وہ آپ سے پوچھنی ہے آج ڈاکٹر اینی حسن, یقیناً آپ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ آنسر دیں گی. جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو کیکس ہوتے ہیں, عطائی ہوتے ہیں, جو سیکھے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی کلینک پہ سال ڈیڑھ سال لگایا اور پھر اس کے بعد اپنا کلینک بنا کر بیٹھ گئے. جہاں تک پریکٹیکل سیکھنے کی بات ہے تو سمجھ میں آتی ہے کہ پریکٹیکل سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم باریک بینی کی بات کریں, مختلف چیزوں کو مد نظر رکھیں, جیسے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں, آپ لوگ پڑھ کے پریکٹس کر کے ہاؤس جاب کر کے پھر اس کے بعد آ کے بیٹھتے ہیں جب اپنی چیئر پر اور پھر سرو کر رہے ہوتے ہیں پبلک کو, تو ان میں یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کویک کے پاس جائیں گے تو خدا نہ خواستہ 80 to 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں, پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ہیپاٹائٹس لے کے بیچارے گھر آتے ہیں, لیکن آپ لوگوں کے پاس سے ایسا کیس کبھی بھی رجسٹر نہیں ہوا. دیکھیں, ہر بندہ انسان ہے, مگر ہماری جو مین چیز ہے وہ ہماری سیفٹی ہے اور ہماری سیفٹی ہے, کیا کہنا چاہیے, اسٹرلائزیشن ہے. یس, ہمارا اگر کام اسٹرلائز نہیں ہے, اگر ہمارے پاس صحیح سے انسٹرومنٹ آٹو کلیو نہیں ہے یا صحیح سے انسٹرومنٹ کی اسٹرلائزیشن نہیں ہے, تو ہم پیشنٹ کو اپنے سراؤنڈنگ سے ہی بیماری دے دیں گے. کیونکہ جیسے ہماری جو پاؤچز ہیں وہ اسٹرلائز پاؤچز ہوتی, سیلڈ پاؤچز ہوتی, وہ پیشنٹ کے سامنے ہی اوپن کرتے ہیں. وہ اوپن کرتے ہی ہمارے انوائرمنٹ میں ایک تو جرمز ہیں. وہ جو عام کویک ہے وہ مشین ہی افورڈ نہیں کر سکتا, افورڈ نہیں کر سکتا. 4 سے 5 لاکھ کا تو آپ کو آٹو کلیو اچھے سسٹم کے آٹو کلیو, ہاں جی, اگر 5 سے 4 لاکھ کا آٹو کلیو رکھ لے گا تو وہ کام کہاں کرے گا, کام کہاں وہ انہوں نے کیا رکھے ہوتے ہیں چولہوں کے اوپر ابالنے کے لیے, پریشر کوکرز ہیں یا دیچکیاں ہیں, اس میں آپ وہ جراثیم مار نہیں سکتے, وہ جراثیم بیکٹیریا ختم نہیں ہو سکتے, تو وہ obviously ہیپاٹائٹس. اچھا, کسی نے تو وہ چولہے, اور وہ آپ کی والی بات بالکل ٹھیک ہے, سلنڈرز رکھے ہوئے جسے وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ہم نے اسٹریلائزڈ کر لیا, کیا کر لیا, گرم پانی میں ان کو ابال لیا. اچھا, کچھ لوگ یہ بھی نہیں کرتے, ایک کے دوسرے کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں, وہاں سے مسائل اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں. دانتوں کے مسائل پہ آتے ہیں, یہ تو ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, رجحان ہے, ظرف ہے, اپنا اپنا کون کس طرح سے کما رہا ہے. اچھا, یہ بتائیے ڈاکٹر اینی, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اسکیلنگ کے حوالے سے, یعنی دانتوں کی صفائی کے حوالے سے, غلط العام زبان میں ہم بات کریں تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسکیلنگ جو ہے اس سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. آپ اسکیلنگ کراتے ہیں تو دانت آپ کے ہلنے لگتے ہیں, حقیقت کیا ہے؟ حقیقت بہت مختلف ہے, اور یہ میرے خیال میں ہم جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں, یہ ہماری ذمہ داری ہے پیشنٹ کو گائیڈ کرنا, پیشنٹ کو ایجوکیٹ کرنا. پیشنٹ جو آتا ہے بہت پڑھے لکھا بھی وہ لے مین ہوتا ہے ڈینٹسٹ کے حوالے سے, اس کی تعلیم کے حوالے سے. بہت بڑے بڑے لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ, بڑے سمجھدار لوگ آتے ہیں, مگر ان کے منہ سے جب بات سنتی ہوں تو برا اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ان کو نالج ہی نہیں دی گئی, نہیں پتا, نالج بھی نہیں دی گئی. مگر آج کل آپ کے پاس اسمارٹ فون کا زمانہ ہے, آج کل آپ کے پاس گیجٹ کا یہ دور ہے. آپ ایک گوگل کریں, آپ ایک چیز کو سرچ پہ لگائیں, آپ اس کو سرچ کریں پہلے. اب کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو ہمارے پاس کچھ کام کروانے آتے ہیں تو وہ پہلے سرچ کر آتے ہیں, جو کہ اچھی چیز ہے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی, کیونکہ جتنا پیشنٹ ویل اویئر ہوگا ہم اس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اچھا, اس کا جواب میں آپ کو آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی نا پھر دوں گی, پہلے آپ بات کمپلیٹ. اچھا, مگر یہ کہ کئی پیشنٹ زیادہ بھی ایفیشینٹ ہو جاتے ہیں, مگر بات یہ کہ تھوڑا سا آپ کو نالج ہونی چاہیے. ہم ذرا سی بات پہ گوگل کر لیتے تو ہم کیوں نہیں اس پہ گوگل کرتے, اس پہ کوئی ایشو نہیں ہے. بات یہ کہ جب قدرتی نظام ہے, ہم جب صفائی کروانے جاتے ہیں تو جو ٹولز ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دانت گھستا ہے, دانت نہیں گھستا. وہ جنجائبل مارجن جو ہے, جو مسوڑے کی لائن ہے, اس مارجن کو ہم صاف کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آگے اور پیچھے سے. دانت کی سطح کو تو رگڑنا ہی نہیں ہوتا کہ جو سامنے ہے, انیمل کو ہم ٹچ نہیں کرتے. 3 سطح ہیں دانت کی, سب سے اوپر والی انیمل ہے, پھر ڈینٹین ہے, اور سب سے جو تھرڈ لیئر ہے وہ پلپ ہوتی ہے. تو انیمل ہارڈیسٹ لیئر ہے سب سے اوپر, تو اس کو تو ہم نے ٹچ نہیں کرنا. ہم جنجائبل مارجن کو, کیونکہ جو پلاک ہے یا جو ٹاٹر ہے وہ آپ کے جنجائبل مارجن نچلی سطح کے اوپر جی لگتا ہے, اس کو جب ہم ریموو کرتے ہیں تو وہ ہمارے مارجن اوپن ہو جاتے ہیں فار سم ٹائم. وہ 4 سے 5 ہفتے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس پہ وہ کسی کے جلدی اور کسی کے کم واپس گمز جا کے بیٹھتے ہیں. اس ٹائم تک اسے ٹھنڈا گرم لگتا ہے, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ جب سے صفائی کروائی ہے ٹھنڈا گرم تب سے لگ رہا ہے, آئندہ تم نہ کروانا. اور اس میں وہ کیا کرتا ہے, اپنا برشنگ
अपना माउथ वॉश, अपनी बाकी मुंह की केयर है वो छोड़ता रहता है कि ये देखो मैंने सफाई की तो मुझे ठंडा गर्म लगने लग गया, ब्रश नहीं करना, ब्रश लगता है, पानी ज़बान टच हो रही है तो फीलिंग से रही है। हाँ, मगर ये कि हमें ये पेशेंट को जब हम स्केलिंग करते हैं तो हम बताते हैं कि ये फीलिंग सेंसेशन की, ठंडा गर्म लगने की आपको कुछ टाइम तक होगी, 10 to 14 डेज। अगर आप उसमें ब्रश नहीं छोड़ेंगे, अच्छे से ब्रश करेंगे, गम दोबारा जाके जगह पे बैठता है, क्योंकि गम रिसीड हो जाता है, गम नीचे चला जाता है, मसूड़ा नीचे चला जाता है, उसकी जगह गंद जो टार डेवलप है या जो प्लाक की क्लेयर है, सॉफ्ट है तो प्लाक है, हार्ड है तो टार्टर एक पत्थर की नुमाई क्लेयर जम जाती है। जब उसको हम निकालते तो उसके बाद मसूड़े को वापस जाने में टाइम चाहिए होता है। कितना टाइम लगता है? 10 से 14 दिन मिनिमम, और इससे ज्यादा जो अगर आप अपनी रिसीजन पे डिपेंड करता है, आपके गम्स कितने रिसीड कर गए, कितने नीचे उतर गए हैं, आपकी जंजाइवल मार्जिन से जितने हमारे नॉर्मल है उससे अगर नीचे हैं तो, या पेरिडोंटल अगर कोई इश्यू है आपको तो उस हिसाब से। मगर एक 10 से 14 दिन का एक टाइम पीरियड हम कहते हैं, उसमें आपने माउथ वॉश डॉक्टर जो रिकमेंड करे, ब्रश जो रिकमेंड करे, पेस्ट, जितने टाइम ब्रशिंग बताए 2 टाइम तो मैक्सिमम ब्रश करना ही करना है। उसमें जैसे टेक्निक बताओ था ब्रश करें तो विद इन 14 डेज आप माशाल्लाह, बल्कि विद इन फ्यू डेज आप हेल्दी फील करने लगते हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे वो दोबारा, क्योंकि जब मार्जिन ओपन हुए होते हैं सफाई के बाद, वो दोबारा आपके फूड डेबरीज, आपका खाना उसमें फंसने लगते थे, क्योंकि आप सफाई को छोड़ देते हैं कि शायद ये सफाई करने से दांत मेरे ठंडा गर्म लग रहे हैं तो आप ब्रशिंग छोड़ देते हैं, आप माउथ वॉश करना क्योंकि माउथ वॉश लग रहा है, ब्रश लग रहा है, आप सफाई छोड़ देते हैं। वो सफाई छोड़ने से क्या होता है, जो हमने साफ जगह साफ की होती है वहां दोबारा आपके खाना पीना जरात फंसने लगे, वो दोबारा एक लेयर बिल्ट हो जाती है। फिर आप कहते हैं देखो ये तो वही हाल हो गया, फायदा कोई नहीं हुआ। मगर ये एजुकेट डॉक्टर को, डेंटिस्ट को, पेशेंट को करके भेजना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को नहीं पता कि उसको उसके बाद क्या प्रिकॉशन लेनी है और क्या उसके बाद उसको एहतियात करनी है। स्केलिंग साल में एक मरतबा करवानी चाहिए? जी, डिपेंड करता है। अगर आप शुगर पेशेंट हैं या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, आगे पीछे हैं, तो आपकी सफाई कॉम्प्रोमाइज है, आपका ब्रश नहीं सही होगा, दांत सतह में सीधे नहीं है, ऊपर नीचे हैं तो वो आपका छुपने की जगह खाने पीने के जरूरों को मिल जाती है, वो ब्रशिंग से नहीं निकलते। उसके लिए माउथ वॉश करें, फ्लॉस करें, और अगर फिर भी आपकी कहीं सफाई कॉम्प्रोमाइज होती है तो फिर स्केलिंग। मगर साल में एक दफा जरूरी है कि अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, उसको दिखाएं। अगर वो कहेगा रिक्वायर्ड होगा तो स्केलिंग होगी, और जरूरी नहीं कि हर दफा स्केलिंग होनी भी चाहिए, मगर आप एक विजिट डॉक्टर को कर लेंगे, डेंटिस्ट को कर लेंगे, आप उस एक साल में सफाई से ज्यादा और भी किसी प्रॉब्लम से, अगर आपको कोई कैविटी लग रही है, आप साल में एक दफा डॉक्टर को दिखा देते हैं, एटलीस्ट वो आपको बता देगा कि हाँ ये आपको इन्वेस्टिगेट कर देगा दांत के बारे में कि ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। आप देख लीजिए, इलाज कराना या ना कराना हमेशा पेशेंट की जिम्मेदारी है, मगर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब पेशेंट हमारे सामने बैठ गया मुंह खोल बता दे, तो A to Z हमें उसको सारा कुछ बताना है, ताकि डिपेंड आपने कराना नहीं कराना, मगर हमारी जिम्मेदारी है कि उसको सारा उसका ट्रीटमेंट बताएं कि अभी ये होने वाला है, ग्रेजुअली कराना है, एक साथ कराना है, वो पेशेंट की मर्जी है। मगर जब एक दफा उसने मुंह खोल लिया तो हमारी जिम्मेदारी है सब बताना, समझाएं तो सही, बताएं तो सही। बिल्कुल, साल में एक दफा मगर स्केलिंग लाजमी है, साल में एक मरतबा करवानी चाहिए। अच्छा ये बताइए, आगे दांतों की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां और आम कौन सी बीमारियां हैं इसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बता दीजिए कि ब्रश हमारे यहाँ करना, कुछ लोग तो बहुत अच्छे से एहतियात करते हैं, सुबह में भी, रात को सोते हुए भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल इसकी एहतियात नहीं करते और कहते हैं किया ना किया एक बराबर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। थोड़ा सा जरा समझा दें इस हवाले से हमारे नाजरीन को कि दिन में कितनी मरतबा अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, कितने मिनट करना चाहिए। दांत ब्रश करने का मतलब ये नहीं होता स्पीड मारी, जैसे अक्सर आपने देखा है बच्चे और ज्यादातर जॉबियंस कर रहे होते हैं, जैसे अपने दांतों से दुश्मनी हो गई है। नहीं, वो फर्ज पूरा करते हैं, सिर्फ वो ये नहीं सोचते कि दांतों को साफ करना, वो कहता है कि जी फर्ज पूरा कर रहे हैं। ठीक है, सफाई जैसे बीइंग अ मुस्लिम सफाई निस्फ ईमान है, ठीक है। तो अगर हम अपने जिस्म की सफाई रखते हैं, 5 वक्त का वजू करते हैं, तो दांतों को भी इस्लाम में देखें मसवाक है, बिल्कुल मसवाक है, आप सुन्नत भी करें, ब्रश भी करें। कई हमारे पेशेंट है जो ब्रश के बाद में मसवाक एज सुन्नत जरूर करनी चाहिए। देखिए, सफाई किसी मीन से भी करें, सफाई करें, ब्रश करें और उसके बाद अपनी सुन्नत भी पूरी करें। हम जरूर कहते हैं कि सुन्नत पूरी करें, मगर पहले ब्रश करें, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी हैं। मगर सफाई जो है, हमारे आम जो बीमारियों में से आपने बीमारी पूछी, सबसे जो कॉमन बीमारी वो टूथ डिके है, दांतों पे कीड़ा लगना। क्योंकि हमारे जो परमानेंट दांत है वो 6 साल की उम्र से आने लग जाते हैं। 6 साल की उम्र से जब बच्चा होता है तो उसके दांत आने लगते हैं, और सबसे पहले उसकी ये दाढ़ आती है, एक दाढ़ है जो कि अलहदा आती है, जो कि ना टूट के निकलती है, ना उसके आने से कोई तकलीफ होती है। तो वो मोस्टली पेरेंट्स को लगता है कि ये शायद बच्चों के अपने ही दांतों का हिस्सा है, दूध के दांतों का, ठीक है। मगर वो 6 साल की उम्र में एक बड़ी दाढ़ हमारी आ जाती है जो कि परमानेंट होती है, ठीक है।
सबसे ज्यादा वो दांत खराब होते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है कि जब पेरेंट्स बच्चों पे तवज्जो नहीं दे रहे होते ब्रशिंग के लिए, या बच्चे खुद ही सो जाते हैं या नहीं करना, या मोस्टली बच्चे दूध पीते हैं रात को, फीडर बॉटल फीड पे होते हैं, तो पेरेंट्स, मगर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कहते हैं जी यही दांत क्यों खराब होता है, क्योंकि वो उस एज में आते हैं कि जब हम सफाई का इतना ख्याल नहीं रखते। सबसे ज्यादा दांत का कीड़ा लगना, फिर उसके बाद जिंजिवाइटिस है, जो दांत और आम में आप कह लें मसूड़ों की बीमारी, जिसमें से ब्लड आना, पत्थर लग जाना, दांतों पे कोई किस्म की तह लग जाना, फिर उसके अलावा मसूड़ों का रंग भी चेंज हो रहा होता है, रेडिश में, ब्लू में। मसूड़ों का कलर भी एक है इशू, मगर ज्यादातर जिंजिवाइटिस है। ठीक है, टूथ डिके है, जिंजिवाइटिस है, फिर और फर्दर इश्यूज है, मगर मेन ये 2 इश्यूज हैं जिससे पेशेंट रिपोर्ट करते हैं, ये ब्लड आ रहा है, मसूड़े सूज गए, दांत में दर्द है। फिर फर्दर इसकी ब्रांचेस हैं, मगर ये लाजमी दो बीमारियां ऐसी पेशेंट रिपोर्ट होते हैं। सफाई जो है दिन में 2 दफा करनी चाहिए रिलीजियसली, ब्रश सुबह का और एक रात का। ठीक है, यानी सुबह में और रात में ब्रश जो है वो करना बहुत जरूरी है। ये बताइए, जहां पर हम टूथपिक की बात करते हैं, जब हम खाना खाते हैं ना आजकल, जैसे कि आपको पता है कि गोश्त का इस्तेमाल पिछले दिनों बहुत ज्यादा हुआ ईद की वजह से, तो बहुत से लोग टूथपिक यूज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत से लोग फ्लॉस यूज करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि टूथपिक से ज्यादा बेहतर फ्लॉस है। जी, आपको बिल्कुल ठीक लगता है। जो टूथपिक है वो इटसेल्फ थोड़ी मोटी है, नुकीली है, भी आप उसको फाइन कर लें, वो एक स्टिक है, उसकी एक वो खुद एक गेज रखती है, खुद एक अपनी जगह रखती है। हाँ जी। जब वो आपका मसूड़ा बहुत डेलिकेट है, जब आप मसूड़े में वो डालते, मसूड़े में आप साफ करने के लिए गोश्त निकाले या कुछ जोर भी लगा रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो एक स्पेस क्रिएट कर देती है। हाँ जी, आपकी वो चीज तो निकल जाती है, मगर उसके बाद बकाया चीजें फंसने लग जाती है उसके अंदर। तो फ्लॉस जो है, डेंटल फ्लॉस जो है, वो वैक्स थ्रेड होता है, वो होता है धागा, मगर उसके ऊपर एक वैक्स लेयर होती है जो कि आपके दांतों को भी स्पेस नहीं क्रिएट करती, दांतों के दरमियान मसूड़े में, और मसूड़े को आम नायलॉन का धागा नहीं, जैसे लोग सलाई के धागे यूज करने वो नहीं, वो मसूड़े को जख्मी करते हैं। ये जो फ्लॉस है ये मसूड़ा जख्मी नहीं करेगा आपका, और उसका भी करने का तरीका है, उसको भी रगड़ना नहीं है, उसको जिस दांत में आप फ्लॉस एंटर करेंगी, जहां इजीली फ्लॉस चला गया, मतलब वहां आपकी फ्लॉसिंग की आपको जरूरत है। अदरवाइज आपके हेल्दी दांत जो कि बिल्कुल स्पेस में नहीं होंगे, वहां फ्लॉस जाएगा, जरूरत ही नहीं, वहां फ्लॉस आपका इतना एंटर भी नहीं होगा कि आप जबरदस्ती उसको अंदर घुसाएं। बिल्कुल, जैसे हम टूथपिक को अक्सर कर रहे होते हैं, जोर लगाते हैं। नहीं, तो मैंने टूथपिक क्या, मैंने लोगों को सर की पिन, माचिस की तीली, मैंने बहुत से लोगों को अक्सर खानों के बाद ये चीजों का इस्तेमाल करते देखा है कि खवातीन सर के बालों की पिन निकाल लेती, जो कि एक अनहाइजीनिक तो है ही है, मगर वो एक मेटल तो नहीं मुंह में जाना चाहिए। माचिस की तीली टूथपिक तो नहीं हो सकती, टूथपिक फिर एक फाइन तीली होती है, मगर माचिस की तीली एक मोटी तीली होती है। तो ये चीजें हम जनरल प्रैक्टिस खुद ही कर रहे होते हैं घर में, और बच्चे देखते हैं, फिर वो नस्ल दर नस्ल वही काम चल रहा होता है, और अब तक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है ना। अच्छा, ये बताइए, दांतों की बीमारियों के हवाले से जहां पर हम बात करते हैं, तो आपने कहा कि सबसे ज्यादा जो कॉमन इशू पेशेंट आके कंप्लेन कर रहा होता है, वो कहता है कि दांतों से खून आ रहा है और मसूड़ों में सोजन हो गई है और पेन हो रही है बहुत ज्यादा। दांतों से ब्लड कब आता है? दांतों से खून आना जो है वो आपका सबसे बड़ी निशानी है कि आपको कोई इशू हो गया, दांतों में कोई प्रॉब्लम है, मसूड़ों का कोई आपको इशू हो गया। हेल्दी मसूड़ा कभी भी ब्लड नहीं निकाल, मतलब उसमें से ब्लड आएगा ही नहीं। हेल्दी गम्स डजंट ब्लीड, हम कहते हैं पेशेंट को कि आपका जो अगर मसूड़ा सेहतमंद है वहां से खून नहीं आता। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे 2 दांतों के दरमियान जो इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस है, हमारे इंटरडेंटल स्पेसेस है, 2 दांतों के दरमियान जो स्पेसेस है उसमें खाना फंस रहा होता है, और फंस रहा होता है, हमें आइडिया नहीं होता वो क्यों फंस रहा होता है, कि हम ब्रश नहीं करते। मोस्टली लोगों का, मैंने ये आके अपने पेशेंट से पूछे ना, ब्रश हाँ करते कब, सुबह उठ के करते, रात नहीं करते। जो रात का ब्रश है ना, वो ऐसे जैसे आपकी फराइज में शामिल है। बिल्कुल, क्योंकि रात आपने 7 से 8 घंटे की अगर नींद लेनी है, तो 7 से 8 घंटे आपका मुंह बंद रहता है, ठीक है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं, कोई बोल नहीं रहे, कुछ पानी नहीं पी रहे, कुछ नॉर्मल डे के हिसाब से आपकी एक्टिविटीज नहीं चल रही होती, उसमें आपका बैक्टीरिया को ज्यादा टाइम मिलता है ग्रो करने का आपके ओरल कैविटी। और जो खाना आपके दांतों में फंस गया है, गोश्त है या कोई भी चीज, बैक्टीरिया वहां पे अपना काम शुरू कर देता है। वो 7-8 घंटे काफी होते हैं। जब आप सुबह ब्रश करते हैं तो अपना काम कर चुका होता है। अच्छा, 7-8 घंटे, और उसी में आपका मसूड़ा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जरा रिपीट कर दें। हाँ, मसूड़ा जो है आपका सूजने लगता है, क्योंकि हम रात का ब्रश नहीं करते। रात का ब्रश में अपने पेशेंट से ये कहते हैं जैसे नमाज फर्ज आपके ऊपर है, रात का ब्रश अगर आप करें तो सुबह आपको जरूरत नहीं होती। अच्छा, आप इस तरह कह दिया करें पेशेंट्स को, वो जल्दी समझ में आएगी। अगर आप जल्दी बूढ़ा नहीं दिखना चाहते तो फिर ब्रश करना है। आप सारा दिन रात का मुंह अगर गंदा रखेंगे तो वो सुबह आपके ब्रशिंग का आपको
फायदा नहीं है, वो अपना काम कर चुका, जो उसने रात को बैक्टीरिया ने 7-8 घंटे में एक्टिविटी करनी थी वो कर लिया। सुबह बस आप अपने दिल की तसल्ली करने के लिए ब्रश कर लेते हैं, और ब्रश भी सुबह अगर आप, कई लोगों को आदत होती है जैसे उठ के लगता है कि मुंह गंदा है, ब्रश कर लें, अदरवाइज अगर आप उठते ही कुल्ली करके भी नाश्ता कर ले तो आपकी ओरल कैविटी रात को अगर साफ है ब्रश करके रात को तो आप करें, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट के बाद अपना ब्रश करें, कोई मील के बाद ब्रश करें। उसके बाद हमारा मुंह चलता रहता है सारा दिन, बातचीत हो रही है, स्लाइवा की मूवमेंट रहती है मुंह के अंदर, बोल रहे हैं तो मूवमेंट हो रही है, पानी पी रहे हैं तो कोई डेबरीज हैं तो वो हम अंदर ले जाते हैं। मगर रात को हम ये सारी एक्टिविटीज उतनी रिपीटेडली नहीं करते जितनी हम पूरे दिन में करते हैं। बिल्कुल तो रात का ब्रश नहीं छोड़ें। उसमें आपके क्या होता है, मसूड़ों के दरमियान जब खाना फंसने लगता है ना तो वो स्पेसेस, पॉकेट्स हमारे में, मगर उसमें जेबों टाइप की जगह बन जाती है। पॉकेट इसलिए कहते हैं कि नॉर्मल डेंटल पॉकेटिंग के, वो उसमें उन पॉकेट्स में खाना फंसने लग जाता है। आप वो खुद अलाउ करते हैं बैक्टीरिया को कि यहाँ पे वो एक्टिविटी, वो जब वो बैक्टीरिया वो एक्टिविटी करते हैं तो गम्स आपके रिसीड कर जाते हैं, मसूड़े नीचे उतर जाते हैं। जब मसूड़े नीचे उतरते हैं तो मसूड़े अनहेल्दी हो गए, उसमें से ब्लीडिंग भी होगी, वो दांतों में सेंसिटिविटी भी कॉज करेगा, और वहां से फिर बदबू स्मेल इसलिए आती है कि खाना फंस रहा होता है, गल सड़ जाता है वो मुंह के अंदर। तो वो एक आप अपने मुंह के अंदर एक, कहना नहीं चाहिए मगर एक गटर हम लिए फिर रहे होते हैं अपने साथ, क्योंकि यही है ना, क्या होता है गटर में, गली सड़ी चीजें, हम इस चीज को नहीं समझते। हम कहते हैं कि नहीं, ब्रश एक दफा कर लिया, और बड़ा एहसान करते हैं ब्रश करके। ब्रश का ओरिजिनल जो टाइम है वो भी मैं आपको बताऊं आगे चलकर, बहुत आपको तफसील से ब्रश करना है, ब्रश कोई सर से उतारने वाला काम नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो बाकी ये कि मसूड़ों में खाना फंसने की वजह से मसूड़े जब फूल जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, तो वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ब्रश करना भी एक यकीनन काम वाली बात है, और किस तरह से करना ये पूरा एक सब्जेक्ट है। मैंने अक्सर औकात देखा, जैसे कि मैंने पहले भी बात की, कि बहुत तेजी के साथ कर रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के मैंने ब्रश कर लिया, आपको फीलिंग्स फ्रेश आ रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी ब्रश जब करते हैं तो पेस्ट इतनी ज्यादा लगाती हैं कि शायद इस पेस्ट ने सफाई करनी है या शायद इस पेस्ट ने व्हाइटनेस लानी है। ऐसी बात नहीं होती, ऐसी बात भी नहीं होती। पेस्ट हमेशा हम कहते हैं कि मटर के दाने जितना जो आप थोड़ी सी, मतलब मटर के दाने जितना ब्रश, या 2 मटर के दाने जितने कर लें, या सिर्फ उस ब्रश को ओवरफिल्ड ना करें, अपने ब्रश को ऊपरी सतह पे रखें। उसके बाद आप अपने मसूड़ों को जब दांतों को जब ब्रश करें तो आगे की मूवमेंट और होती है, सर्कुलर मूवमेंट होती है। ब्रश को घुमाना है आगे की तरफ, बिल्कुल। फिर मुंह, और हमेशा आईने के सामने ब्रश करें, ठीक है। वॉशरूम में आईना लगाने का कॉन्सेप्ट ही ये कुछ चीजों से, मगर हम लोग उसको सिर्फ वो समझते हैं कि सिर्फ अपना आप देखने के लिए, मगर जब आप ब्रश करें तो जहां खासतौर पर जो सतहें खाने वाली हैं उधर ब्रश अच्छा करें, क्योंकि हम सामने सामने तो ब्रश करते हैं, पीछे के दांतों को, और एक पीछे के दांतों को हम अपने दांत नहीं समझते। हमें ऐसा लगता है कि सामने सामने दांत साफ हो गया, बस हो गया। मुंह खोलें, जहां चबाने वाली सतह है उसको भी सर्कुलर मूवमेंट, फिर जो पिछली सतह है आपकी बैक साइड, उस पे नीचे से ऊपर की तरफ ब्रश जाएगा, ठीक है। जो ऊपरले दांत है वहां ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जिससे स्वाइप मूवमेंट होती है, ठीक है, ठीक है। स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, उस तरह की मूवमेंट में आपने वहां पे ब्रशिंग करनी है। और ब्रशिंग टाइम 2 to 5 मिनट्स है, ठीक है। कोई नहीं करता, बिल्कुल कोई नहीं करता, कोई 1 मिनट भी नहीं करता। मेरा ख्याल में लोग, हमारे यहाँ सबसे कम तवज्जो, मैं वही कहती हूँ कि हमें 5 साल अपने जाया नहीं कि एक दांत के पीछे। कभी मुझे ऐसा लगता है कि दांत ही तो हैं, मगर दांत पूरा सब्जेक्ट है। बिल्कुल, जितना आप ह्यूमन बॉडी में 5 साल लगाते हैं, हम उतने 4 साल सिर्फ एक दांतों पे लगाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर एनी हसन, ब्रश के हवाले से हम डिटेल के साथ बात कर रहे हैं, जैसे कि पेस्ट के हवाले से आपने बताया, हम में से बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते, जो कि जरूरी है करनी, बहुत जरूरी है कि हम ब्रश लेते हैं महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा ब्रांडेड ब्रश लेना है, बड़ा खूब, बच्चों ने लेना तो कार्टून शार्टून बने हो, बड़े अच्छे लगते हैं, उनको स्टिक हाथ में आ रही है, अच्छा इस पे तो ट्वीटी बना, और इसके अलावा और बहुत सी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ब्रश लेना चाहिए आपको छोटे से छोटा, जो पीछे तक जा सके, एंड के दांतों तक बड़े ब्रशेस नहीं पहुंच पाते, और ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। इसलिए जरा समझा दें कि जब आपने ब्रश खरीदना है तो कैसा खरीदना। हमारे यहाँ बहुत सी चीजों का अवेयरनेस ही नहीं है, शुरू से नहीं है। हम मार्केट जाते हैं, हम इश्तहार देख लेते हैं तो वो हम पेस्ट उठा लाते हैं, ऐसे ही है, वही हम ब्रश उठा लाते हैं, मगर हम ये सोचते नहीं है कि ये हम अगर ला रहे हैं तो ये हम क्यों ला रहे हैं। पैसा देखें, आप अगर पैसा खर्च करें तो एटलीस्ट आपको पता तो कि आप पैसा
सही लगा रहे हैं कि गलत या लगा जाया कर रहे हैं। जाया कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पैसा कमाना बहुत मुश्किल, जो पेंडेमिक गुजर रहा है उसमें पैसा कमाना, उसको खर्च करना सोच समझ के। एक तो हर 6 महीने बाद अपना ब्रश चेंज कर लें, 6 माह के बाद जी ब्रश चेंज कर लें, डिपेंड करता है, मगर मीडियम ब्रश ले लें। कई लोगों के मसूड़े या दांत किसी किस्म से किसी डेंटल इशू के ऐसे सेंसिटिव होते हैं तो सॉफ्ट ब्रश यूज करें, मगर हार्ड ब्रशेज नहीं यूज करें। बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि जी ये शायद जो हमारे दांतों पे टार्टर की लेयर लग गई, या जो प्लाक लग गया है, या जो हमारे मसूड़ों में गंद लग रहा है ना, ब्रश ले आओ महंगे से महंगा और सख्त ले आओ, वो मसूड़े झावे सारे की तरह गंज ही- आप दांतों को मलना शुरू कर, उससे आप क्या करते हैं कि आपका दांत आपका मसूड़ा बहुत डेलिकेट है, हाँ। वो नहीं सहार सकता, और आप जितना जोर से मलते हैं ना आगे, आप ऊपर से एनेमल भी डिस्टर्ब करते हैं, एनेमल आपकी लेयर को भी आप खराब करते हैं, मसूड़ा भी खराब करते हैं। फिर पेशेंट आके ये कहता है कि जोर से ब्रश करते हैं हम तो बड़ा अच्छा ब्रश करते हैं, बात जोर से नहीं है, बात है 2 से 5 मिनट कहा, इसलिए कि आप स्लो मूवमेंट के साथ करें, रिस्ट मूवमेंट के साथ करें, पूरे हाथों का जोर ना लगाएं, बिल्कुल। रिस्ट के साथ हल्के हल्के मूवमेंट के साथ आप करें, सुकून के साथ ब्रश करें तो असर होगा। जल्दबाजी का काम तो वैसे ही शैतान का है, बिल्कुल। जल्दबाजी में तो असर भी नहीं होगा। हाँ। मगर ब्रशेज आप ले मीडियम टू सॉफ्ट, ठीक है। हेड आप उसका देख लें, कईयों के गमी पैड्स हैं, चीक्स हेल्दी लोगों के चीक्स हैवी हैं तो वो पीछे तक मोलर अकल दाढ़ तक उनका ब्रश नहीं पहुंचता, तो वो गोल हेड वाले जो छोटे ब्रशेज आते हैं वो ले लें ताकि उनकी सफाई अच्छी हो सके। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तो माउथ वॉशेज यूज करें। जहां ब्रश नहीं पहुंच सकता, जहां ब्रश के ब्रिसल्स नहीं पहुंच सकते, वहां माउथ वॉश के हवाले से भी कॉन्सेप्ट एक बड़ा गलत किस्म का डेवलप हुआ है, वो आज आप जरा डॉक्टर एनी हसन उसको क्लियर करें। हमारे यहाँ माउथ वॉश तो इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन जो लोग करते भी हैं उनका ये कॉन्सेप्ट है कि माउथ वॉश सिर्फ और सिर्फ फ्रेगनेंस के लिए है। ऐसी बात नहीं है। नहीं, माउथ वॉश बहुत डिफरेंट किस्म के मार्केट में है, खाली ओरल हाइजीन मेंटेन रखने के लिए भी हैं, फिर सेंसिटिविटी के अलहदा माउथ वॉशेज हैं, ब्लीडिंग गम्स के अलहदा माउथ वॉशेज हैं, और आपके मेडिकेटेड माउथ वॉशेज अलहदा हैं। अगर आपने सिर्फ अपने आप को रखना है कि आपके मुंह से स्मेल ना आए तो आप के लिए वो माउथ वॉशेज भी हैं। मगर ये फिर वही वाली बात है कि जब तक आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाएंगे, मुंह की बदबू का भी कोई ताल्लुक तो है ना। बिल्कुल है। सिर्फ मुंह की बदबू माउथ वॉश से नहीं, मे बी आपको नहीं पता, मगर आपके हिडन स्पेसेस में कहीं आपका खाना फंस रहा हो जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही है। बाज़ औक़ात हम जबान को ब्रश नहीं करते, हमने जबान की सतह पे खाना हमारा लगा रहा है। कई लोगों में देखें, हर किसी की अपनी एनाटॉमी है सबकी, किसी का खाना लगता है, किसी में रिफ्लेक्सेस होते हैं, एसिडिटी होती है। वो एसिडिटी के जब रिफ्लेक्सेस होते हैं तो वो आपके मुंह में और दांतों में भी एसिडिटी पैदा हो जाती है, जिसके वजह दांत सेंसिटिव भी होते हैं और दांतों से स्मेल वगैरह भी आने लग जाती है। उसका ताल्लुक फिर वो मैदे से भी हो जाता है ना, तेजाबियत का। जब तक आप डॉक्टर के पास ही जाएंगे कैसे पता चलेगा? तो आपको कैसे पता चलेगा आपके मुंह से स्मेल क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? आप कॉज ही नहीं तो फिर आप लाखों का माउथ वॉश भी ले लें, वो सही बात है। रूट कॉज तक नहीं पहुंचेंगे तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अच्छा, ये अकल दाढ़ के हवाले से 2-4 सवाल है, मैं ये चाहती हूँ करूँ, क्योंकि पब्लिक जो है उसका मैंने रुझान देखा। कहते हैं कि अकल दाढ़ तो आती है उस टाइम कहीं 30+ के बाद आती है, हकीकत क्या है? अकल दाढ़ तब आती है, अकल दाढ़ कहते क्यों है कि हम ये 18 से 21 के दरमियान आती है, विद द एज ऑफ 18 to 21। अब देखें ना कि कितनी आम गलत उलाम बात है कि जी आती 30 के बाद। 30 के बाद ही, क्योंकि अकल दाढ़ क्यों कहते हैं इसको, अक्सर लोगों के मिथ हैं इसके बारे में कि ये निकलवाए ना, आंखें कमजोर हो जाएंगी, अकल कम हो जाएगी। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं कि दिमाग पे जोर पड़ेगा, मेरी नजर कमजोर हो जाएगी, तो ये मिथ है सारी। अकल दाढ़ जो है वो इसलिए अकल दाढ़ कहते हैं कि उसकी एज जो है वो 18 से 21 साल है कि जब हमें अकल आ जाती है। ठीक है। हम कैरियर चूज करते हैं, जारी बात है हम मैच्योर हो जाते हैं 18 से 21 साल में, फील्ड चूज कर रहे होते हैं। आप एक अपनी फील्ड चूज कर रहे हैं, एक कैरियर चूज करने की एज आ जाती है, तो 18 से 21 के दरमियान वो आती है। कईयों की वो लेट होती है, उस लेट आने की वजूहात होती हैं कि वो या तो आपकी टेढ़ी पोजीशन पड़ी होती है, वर्टिकल नहीं होती, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में नहीं होती, या उसको कोई ना कोई और इशू होते हैं तो वो लेट आती है, या फिर वो प्रॉब्लम शुरू कर देती है। अदरवाइज 18 से 21 साल में अकल दाढ़ आ जाती है। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर एनी, जब अकल दाढ़ आ रही होती है तो मैंने ऐसा देखा है कि तकलीफ बहुत ज्यादा होती है आम दांतों की निस्बत। जब अकल दाढ़ निकल रही होती है लग पता जाता है, एक तो आपकी साइड स्वेल हो जाती है, दूसरा लाइट्स, आपको टेम्परेचर, पेन बहुत ज्यादा होती है। क्या वजह है? वो इन्फ्लेमेशन होती है, वो अगर सबको नहीं होती, डिपेंड करता है आपका एल्वुलर बोन जो हमारा ये जबड़ा है उसकी गुंजाइश कितनी है। बाजों का दांत तो आने का टाइम हो रहा होता है मगर दांत सीधा नहीं होता, दांत लेटी पोजीशन में इस तरह पड़ा होता है, ऐसे नहीं आता। इस तरह होगा तो इरप्शन इजी होगी, अगर दांत ऐसे है मुश्किल तो है। वो ग्रो उसने इरप्ट होना है, वो जोर तो लगाएगा
मगर वो आपके अगले दांतों को तंग करता है, डिस्टर्ब करता है, रूट्स के तरफ से वो प्रेशर जब डालता है। तो ये तो कुदरती सी बात है ना, अगर वो ऐसे है तो उसको सीधा करने का भी कोई तरीका होता है? उसका फिर यही एक होता है कि अगर वो आपको, कई लोगों को तो फील नहीं होता, आ जाती है, कई लोगों का बोन साइज कम होता है कि जगह नहीं होती, तो वो निकलने में इशू करते हैं, और उसमें जब निकल रहा होता है तो मसूड़ा जरा ओपन होता है, तो उसमें हमारा खाना वगैरह फंसता है। जब खाना फंसता है तो उधर इन्फ्लेमेशन भी होने लग जाती है मसूड़ों में। तो वो आपका जैसे इशू हो तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएं। एक एक्सरे होता है, एक एक्सरे सिंगल करा लीजिए अगर इजीली समझ में आ जाता है, नहीं तो फुल माउथ एक्सरे होता है। मोस्टली फुल माउथ एक्सरे हम कराते हैं कि हमें पूरी लोकेशन पता समझ आ जाए। वो फुल माउथ ओपीजी हम करवाते हैं, जिससे हमें दांतों की लोकेलिटी पता चल जाती है, इसने आना भी है कि इसने नहीं आना, कि एनी टाइम जाया कर रहा है पेशेंट का भी और हमारा भी। अगर वो नहीं आना होता तो फिर वो हम एज ए उसको सर्जिकल प्रोसेस के थ्रू, अगर दांत ने ऐसे ही रहना है और वो सीधा होगा ही नहीं, ऐसा दांत कभी सीधा नहीं हो सकता, अच्छा, वो अंदर ही है, तो हम उसको कैसे सीधा करेंगे? फिर हम ऊपर से उसको फ्लैप सर्जरी करके इंसीजन देके इंजेक्शन लगाते हैं और बोन के ऊपर इंसीजन देते हैं, चीरा देकर उस दांत को हम फिर पीसेस करके या वो सर्जिकल प्रोसेस के जरिए फिर वो दांत हम निकाल लेते हैं, अगर वो आपको तकलीफ दे रहा है और उसने आना सीधा नहीं है। और अगर अभी आ रहा है सीधा और अगर गम्स इशू है या इस तरह खाना फंस जाता है या गम, तो फिर वो लोकलाइज्ड आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन मिलती है, एंटीबायोटिक नहीं देते, एंटी इन्फ्लेमेटरी ले लें, माउथ वॉशेस का इस्तेमाल जरा ज्यादा कर लें ताकि वो एरिया में खाना ना फंसे, ठीक है, और ब्रशेस जरा सही तरीके से करें तो इजीली दांत आ जाता है। मगर डॉक्टर के पास जरूर जाएं, क्योंकि वो ही आपको हल बताएगा, खुद से अपनी डॉक्टरी नहीं हो सकती, नहीं डॉक्टर हो सकती। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। अच्छा ये बताइए डॉक्टर एनी हसन, ये तो हमने बात की ना अकल दाढ़ के हवाले से या बाकी दाढ़ों के हवाले से, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको कोई प्रॉब्लम होता है, नॉर्मली डॉक्टर के पास पेशेंट तब जाता है जब हद से बात बढ़ जाती है। दांतों के हवाले से लोग अक्सर औकात ऐसा करते हैं, जबकि साल में एक दफा नहीं या 2 दफा आपको चेकअप कराना चाहिए कि मैं ठीक हूं या नहीं ठीक। बहरहाल डॉक्टर के पास तब आते हैं जब आपकी ये पूरी साइड स्वेल होती है, खून आ रहा होता है, शदीद तकलीफ हो रही होती है, फिर उसका जो भी डॉक्टर बेहतर हल समझता है वो डॉक्टर आपको बता देते हैं। अक्सर औकात दांत जब निकाल रहे होते हैं, दाढ़ हो या दांत हो, वो बड़ा पेनफुल प्रोसीजर होता है, बहुत ही ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर होता है। उसमें आप लोग इंजेक्शंस लगाते हैं और फिर आगे जो आपका तरीका कार है सुन करते हैं। जमाना बड़ा जदीद हो गया, इंजेक्शंस के अलावा कोई हल नहीं कि स्प्रे कर दें वो सुन हो जाए और फिर अपना प्रोसीजर कर लिया। लोकलाइज आप स्प्रे लगा सकते हैं, लोकल, कि आपको सुई की प्रिक फील ना हो, इंजेक्शन की चुभन महसूस, बड़ी दर्द होती है वो गम में जब इंजेक्शन या तो गम में या फिर पीछे हमने जब अकल या दाढ़ी निकाल ली होती तो एक पीछे इंजेक्शन लगता है मुंह के अंदर बैक साइड पे, और जिस दाढ़ को निकालना उसकी बक्कल साइड पे और लिंगुअल यानी बाहर की सतह पर और जबान वाली सतह पर अंदर की तरफ से वो 2 जगह इंजेक्शन लगता है। मगर उसकी सिर्फ चुभन कम करने के लिए लोकल आप स्प्रे कर सकते हैं, अदरवाइज अभी तक ये कि पूरा अगर एरिया सुन करना तो आपको इंजेक्शन ही बेस्ट है, मस्ट है, लगाना ही पड़ेगा बिल्कुल लगाने। इसके अलावा कोई चांस है? हाँ, बच्चों के दांत जो दूध के दाढ़ें होती हैं, दूध के दांत, वो आप स्प्रे या जेल्स के जरिए निकाल सकते हैं। अच्छा जी ठीक है। फिलिंग का कॉन्सेप्ट कैसा है ये? अच्छा दाढ़ में खोड़ हो गया, इसकी फिलिंग करा लो, आपका मसला हल हो जाएगा। नॉर्मली मैंने कोएक्स को फिलिंग करते बहुत देखा है, जो ठीक 10 दिन के बाद निकल भी जाती है और फिर वही हालात होते हैं। फिलिंग पे डिपेंड करती है, फिलिंग की कंडीशंस होती है। अगर आपका दांत में इन्फेक्शन डेंटिन तक है, या आपका प्रॉब्लम डेंटिन तक है, सेकंड लेयर तक, ठीक है, तो वहां तक फिलिंग हो सकती है, एनेमल है, डेंटिन है। और अगर आपका इन्फेक्शन या आपकी तबाही जो है वो पल्प तक पहुंच गई है तो वहां फिलिंग नहीं होगी, वहां रूट कैनाल होता है, डेड कर रूट कैनाल होता है, दांत को उधर डेड करना पड़ता है। उधर डेड करने का एक प्रोसीजर है, उसको डेड करने के बाद उसके ऊपर एक क्राउन चढ़ा देते हैं, कवर कर देते हैं, क्योंकि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो दांत जरा तीखा हो जाता है, तो उसमें फिलिंग कर तो दें पेशेंट की के फरमाइश पर कि जी कर दो, नहीं चढ़ाना क्राउन, मगर दांत ब्रिटल इतना हो जाता है, तीखा हो जाता है कि वो फिर जरा सी फोर्सेस के साथ टूट जाता है, तो वो आपकी रूट कैनाल भी जाया हो गया, फिलिंग भी जाया हो गया, दांत भी जाया हो गया, उसके ऊपर फिर क्राउन नहीं लगता, फिर ब्रिज लगता है। तो ब्रिज अच्छा, वो है 2 दांतों के दरमियान एक दांत। अगर आपका एक दांत खराब है तो 2 दांत लेके 3 दांत लगाना पड़ने, तो बेहतर है आप एक दांत लगाएं और एक दांत बचा के फौरी रूट कैनाल के बाद एक क्राउन लगा लें। फिलिंग डिपेंड जो निकलती है वो एरिया भी होता है। बाज़ औक़ात हम जिधर फिलिंग करते हैं जाके मोस्टली लोगों के दर्द नहीं है, डेंटिन तक है, मगर दांत टूट जाता है कुछ खाना खाते हुए, दीवार जो है दांत की वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है किसी भी तरफ से, फ्रंट से या बैक से, दाढ़ों की। जब वॉल ब्रेक हो गई आप कितनी भी फिलिंग करेंगे वो कहीं ना कहीं कुछ अरसे बाद वो लीक होती रहेगी या टूटती रहेगी, क्योंकि उसके पास जगह नहीं है, भुरती रहेगी, वो स्पेस नहीं है उसको, वो उसको रहने स्टे करने की जगह नहीं है, वो कहाँ स्टे करेगी, ठीक है। फिर वो उसमें बेहतर है कि अगर आपको लग रहा है कि दांत में रूट कैनाल नहीं हो सकता, आप उसकी कैविटी साफ करें। दांत का कीड़ा जो है, उर्फ़े आम में कीड़ा कहते हैं, मगर वो क्योंकि काले रंग का होता है तो हम कीड़ा कहते हैं, वो एक डिके है,
एक बैक्टीरिया की एक्टिविटी होती है जो काला हो जाता है, उसको साफ करके फिलिंग करके उस पे पेशेंट को फिर क्राउन का मशवरा दे दें। अच्छा, ये कीड़ा लगने की जहां पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है बच्चों को ज्यादा कीड़ा लगता है, क्योंकि बच्चे जो है वो चॉकलेट्स, मीठा, कैंडीज बहुत ज्यादा खाते हैं और फिर उसके बाद ब्रश भी नहीं करना तो फिर कीड़ा ही लगेगा। ऐसा कुछ है कि इंसान यूज करता रहे तो कीड़ा ना लगे? कीड़ा लगना जो है वो बच्चों का नहीं, बड़ों का भी इशू है। बच्चों का इसलिए क्योंकि हाँ, बच्चों का मेन इशू है कि वो सफाई में तंग करते हैं। माशाल्लाह हमारा सिस्टम ऐसा, जॉइंट फैमिली है, माओं की जिम्मेदारियां हैं, बच्चे माशाल्लाह 2 से 4 हैं, आप के काम ज्यादा हैं, हाउस होल्ड काम भी खुद करने, घर के काम भी, तो फिर माएँ थोड़ी क्या करे, माएँ औरत सख्त सुस्ती कर लेती है, उसमें बच्चों का कीड़ा लगने का रुझान बढ़ जाता है। क्योंकि आप जब सफाई कॉम्प्रोमाइज कर देंगे तो ऑब्वियसली कीड़ा लगेगा। मेरे पास पेशेंट आते कहते हैं कि जी मना करें बच्चों को, चॉकलेट ना खाएं, टीका लगा देंगी आप वरना। मैंने कहा मैं टीका नहीं लगाऊंगी, आप बच्चों को सब कुछ खाने दें। अब बच्चे नहीं खाएंगे तो क्या, अब हम इस उम्र में तो चॉकलेट कैंडीज नहीं खाते ना, बच्चे ही खाते हैं, मगर उनकी सफाई पे ध्यान दें। ठीक है, बच्चों को टाइम दे, बच्चों की सफाई का ध्यान दे। आप, मेरी आदत बचपन की ब्रश की है, क्योंकि बीइंग अ डेंटिस्ट फैमिली, मेरे फादर भी तो वो थे ना, मेरी बहन भी, मेरा भाई भी, मैं भी, हम माशाल्लाह सब डेंटिस्ट हैं, तो वो घर में, और अब ऐसी हालत है कि अब ब्रश ना किया हो ना तो मैं रात में सो नहीं सकती, आदत हो गई है। जैसे आपकी एक रूटीन लाइफ का हिस्सा बन जाता है। देखिए, बचपन की जो आदत आप बच्चे को डालें वो सारी जिंदगी साथ रहती है, कभी नहीं भूलती। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है इस चीज का, ब्रश नहीं और भी बहुत सी चीजें। तो बेहतर है कि आप बच्चों पे ये आदत डेवलप करें। एक एज तक बच्चा तंग करेगा, उसके बाद बच्चा आपके कहे बगैर, क्योंकि उसको पता चलेगा, वो कभी ना कभी नॉक करेगा आपका जहन बच्चे का कि नहीं ये करना है, जितना कहते हैं। तो ये आप बच्चों में हैबिट डेवलप करें। और बड़ों में भी होता है, मगर हम इग्नोर करते हैं। हम अगर शुरू स्टेज में दांत मगर हम अपना मुंह का मुआयना खुद कर लिया करें, कहीं हमें लग रहा है कि कोई ब्लैक स्पॉट है या कोई ब्राउनिश सा स्पॉट हमें नजर आ रहा है, तो उसको फौरी ट्रीट करा लें। ट्रीट करवा लें इससे पहले कि वो मजीद कैविटी बनने का प्रोसेस होता है। या तो हम ब्रशिंग के जरिए आपको बताते हैं कि इधर ब्रश अच्छा करें कि यहाँ आपका डिके रुक जाए, या अगर वो फिलिंग के काबिल दांत होता है तो हम फौरी फिलिंग कर देते हैं, रूट कैनाल या फर्दर इश्यूज में बच जाते हैं। मगर जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो, आप वाली बात, सबके मशवरे लेकर, सबके तजुर्बात के बाद आने के बाद जब वो आता है फिर कहता है जी डेंटिस्ट महंगा है। डेंटिस्ट महंगा नहीं है, हमारा एक तो माशाल्लाह मटेरियल महंगा है क्योंकि बाहर से आता है, और अब ड्यूटियां भी लग जाती हैं और फिर कुछ टैक्सेस लग जाते हैं, तो वो चीजें हमारी महंगी। ऑब्वियसली सभी कुछ मैनेज करना होता है। दूसरा फिर आप आते हैं तब है कि जब आप खुद काम बढ़ा लेते हैं। अगर मैं वही कहती हूँ पेशेंट को, अगर इनिशियल स्टेज पे आ जाएं, जो फॉर इंस्टेंस जो काम 500 का होना होता है ना, वही काम 5000 का बन जाता है आपका, क्योंकि आप फिर रूट कैनाल कराएंगे, फिर क्राउन भी करेंगे, मिनिमम रूट कैनाल भी कराएंगे तो 5000 है, फिर क्राउन चढ़ाएंगे तो वो प्लस और है। तो फिर आप कहते हैं एक दाढ़ के खाते 5-10 हजार का खर्चा, ये तो डॉक्टर ही महंगा है। फिर आप जाते हैं क्वैक के पल्ले, वो करता है क्योंकि उसने वही पिन्ने यूज करनी जो मेरी भी की, आपकी भी की, आपकी भी की, उसका क्या जाता है, वो वही सबके 100 में डाला, वो 101 पेशेंट के मुंह में वही रूट कैनाल पिन्स यूज कर देता है, स्टरलाइज करता नहीं है, हल्का फुल्का दांत बना देता है, 150-500 में फारक कर देता है। तो कहते हैं डेंटिस्ट तो लूट रहे हैं। डेंटिस्ट लूटता नहीं है, डेंटिस्ट का मटेरियल, क्योंकि हर पेशेंट पे हमारी किट चेंज होती है, हर पेशेंट पे हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम चेंज। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर ऐनी, जब हम लकड़ी को देखते हैं तो हम कहते हैं लकड़ी को दीमक लगी हुई है, उसमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, भुरभुरी हो रही है, पाउडर बन के गिरे। इस तरह की एक बीमारी मैंने दांतों की भी देखी है, दांतों पे छोटे छोटे से सुराख हो रहे थे। इस बीमारी का क्या नाम है? ये एक बीमारी, ये दांतों में डिके ही होता है, ये नॉर्मल सॉफ्ट कैविटीज होती हैं जो हम उसको इग्नोर करते हैं। बाज़ औक़ात ये पेरिडोंटल इशू भी हैं। आपका जो मसूड़ा है, आपका जो सबसे पेरिडोंटल इशू सबसे लास्ट प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे आप फिर दांत लूज करने लग जाते हैं, जो कि मसूड़ों से भी निचली जगह हड्डी की प्रॉब्लम हो जाती है, वो दांत लूज करने लग जाते हैं। बाज़ औक़ात कैल्शियम की कमी से हो जाते हैं। बाज़ औक़ात उन इलाकों में होते हैं जहाँ पे फ्लोराइड का पानी आप ज्यादा पिए ना, तो वहां पे दांतों में आप देखिए, वहां के लोगों के दांतों का कलर, हमारे साउथ या पंजाब की तरफ आप चले जाएं, मुल्तान साइड पे, वहां पानी क्योंकि हैंडपंप्स का होता है, फ्लोराइड ज्यादा होता है, उसमें कलर भी चेंज हो जाता है दांतों का, मगर उसमें सब भुरते नहीं है दांत। भुरने का जो मेन मतलब वो कैल्शियम हमारा है ही नहीं, हमारा पुअर इनटेक है कैल्शियम में, तो दांत भुरते। फिर हमारे और इश्यूज है, अगर आर्थराइटिस है, अगर हमें कोई जोड़ों का या हड्डियों का इशू है, वही तो उसके हमारे दांत भी, क्योंकि दांत हार्डेस्ट हैं आपकी, मैं हमें स्कल के बाद, खोपड़ी के बाद दांत हार्डेस्ट है आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में। तो ये अगर टूट रहे हैं तो मतलब कोई ना कोई इसकी पीछे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी भी है। हमें एक अपना चेकअप, हमारा मसला ये कि पाकिस्तान में नहीं, ओवरऑल एक्सपेंस पाकिस्तान का बहुत है हेल्थ में। हम बाकी मुल्कों में आप देखें, आपको कोई कंपनसेशन मिल जाती है, आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, यहाँ पर ये नहीं। तो फिर हम
मेरा ख्याल में गुजारा करते हैं। हम आम मेडिकल प्रॉब्लम इतनी लाइट लेते हैं, तो दांतों में मेन कॉन्सेप्ट मेरे जो अपनी 2001 की मेरी ग्रेजुएशन है, 2002 का मेरा हाउस जॉब है, तो 18 साल में प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, लोगों का रुझान ये होता है कि दांतों से हम मर तो नहीं जाएंगे ना, तो बस फिर छोड़ दो। मगर ये आपको तकलीफ वैसे नहीं मारती, मगर तकलीफ से बहुत मार देती है। दांतों की दर्द बड़ी खतरनाक बहुत ज्यादा होती है। जी, मरता नहीं है इंसान, मगर वो उसकी मरने से भी बुरी हालत हो जाती है। तो थोड़ी टेक केयर करें। अगर आपको कोई, अब मैंने पेशेंट्स में कुछ में अवेयरनेस देखी कि वो फौरी बच्चे लेकर आते हैं, चेंज हो रहा है ना, रुझान चेंज हो रहा है, और बहुत अच्छा है। और ये अवेयरनेस पेरेंट्स में और ये प्रोग्राम्स करने से आती है। आपका प्रोग्राम कोई देखेगा तो शायद किसी को हमारी बात समझ में आ जाएगी। क्यों 4 लोग अगर भी हमारी एक बात से मुस्तफीज होते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों ना हम कोई नॉलेज ही दे रहे हैं ना किसी को, बिल्कुल तो सही। जरूर ये आप तालीम की थोड़ी लैक है, तालीम होगी तो सब कुछ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। डॉक्टर यानी ये बताइए कि अक्सर औकात हम देखते हैं कि बच्चों के दांत जो हैं वो टेढ़े आ रहे हैं। सबसे पहले तो आज माओं को ये बता दें, 3 माह की उम्र में बच्चे माँ ये पूछ रही होती है शायद इसके दांत आ रहे हैं, ये इसलिए रो रहा है। किस उम्र से, कितने माह का बच्चा होता है तो दांत आने शुरू होते हैं? 4 से 6 महीने के दरमियान बच्चों के दांत आते हैं। 4 से 6 माह लेट भी आते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि कोई, मगर 6 महीने तक दांतों में, 4 से 6 महीने के दरमियान आपका निचले दांत आना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के बड बनने लग जाती है। ठीक है। और वो प्रोसेस आपका जो दूध के दांतों का प्रोसेस है वो आपका चलता है तकरीबन 6 से 8 साल तक। 8 साल तक? हाँ, उसमें दांत मुख्तलिफ आ भी रहे होते हैं, मगर उन्हीं 6 सालों के दरमियान आपकी एक अपनी परमानेंट दांत भी दाढ़ आ जाती है। ठीक है। ठीक है, 6 साल की उम्र तक आपका डेंटिशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। 20 दांत होते हैं बच्चों के। ठीक है। बच्चों का सेट 20 दांतों का होता है और हमारा 28 दांतों का होता है, बड़ों का विदाउट अकल दाढ़ें। कईयों की आ जाए तो 32, मगर 28 दांत होते हैं बड़ों के, और बच्चों के 20 दांतों का सेट होता है। ठीक है। ठीक है, 6 साल तक बच्चों के दांत आना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जब बच्चों के दांत इसी उम्र में जब आ रहे होते हैं 6 साल तक, फिर शेडिंग का अमल शुरू हो जाता है, दांत गिरने का। गिर रहे हैं, और वो जिसे हम लोग कहते हैं कि दूध के दांत गिर रहे हैं और दूध के दूसरे दांत आ गिर रहे हैं। उसमें हमारा आजकल ये मसला है कि पहले दूध के दांत हिलते थे तो गिर जाते थे, क्योंकि बच्चे गाजरें, सेब, मूलियां, भुट्टे, भुने दाने, गचक, ये हमारे बचपन की खुराकें ऐसी थी, खाते हैं। अब हमारा बच्चों का फूड क्या है? पास्ता, बर्गर, शवर्मा, पिज़्ज़े, डबल रोटियां। तो आप मुझे पता है इससे फोर्स नहीं है ना। अब आपने कितने बच्चों को देखा जो एप्पल तोड़ के खाते हैं? नहीं, कटिंग करके हमारे प्लेट में बच्चों का रखा भी होता है होता कि उसके स्लाइसेस कर दो बिल्कुल। या पीसेस कर दो। आप जितना हमारा 18 से 22 साल तक डेवलपमेंट होती है हमारी बोन्स की। ठीक है। ठीक है, बोन्स की डेवलपमेंट का मतलब है कि आपकी हड्डियां बढ़ती हैं, मतलब कद के साथ साथ आपकी बोन्स भी बढ़ती हैं। ठीक है, उस वक्त तक आपके दांत का एक अमल पूरा हो रहा होता है। मगर हम जो है वो अपने मुंह को इतना रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं नरम खानों से, मरीजों वाले खानों से। मैं तो ये कहती हूँ मरीजों वाले खाने, क्या हम अपने दांतों की जो बोन है ना, इसको डेवलप ही नहीं करते। ये आपका बोन छोटी रह जाती है, तो दांतों में जब डेवलपमेंट नहीं होगी बोन की, तो दांत को जगह कहाँ मिलेगी? दांत में तो आना है। ठीक है। दांत ने अपने एज पे गिरना है, अपने एज पे इरेप्ट होना है, अपने एज पे शेड होना है। जब दांत गिर के आता है तो वो कहाँ आएगा? फिर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं दांत। और बाज़ औक़ात मैंने ये भी देखा पेरेंट्स में कि दांत अपने आ रहे होते हैं, दूध के दांत नहीं गिर रहे होते, वो लूज हो जाते हैं। मगर बच्चा खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, तो लोग कहते हैं कि जी ये खुद ही गिरेंगे। अक्सर बड़ी बूढ़ियां, हमारी वालदा, दादियां, नानियां ये कहती हैं कि आप पे ही गिर जाएंगे, ये तो आप पे ही गिर देने, डॉक्टर के पास जाने। उसमें क्या होता है कि जब आपका दांत इरप्ट हो रहा होता है ना, और अगर दूध का दांत नहीं गिर रहा, कुछ अर्सा आप इंतजार तो वो टेढ़ा आएगा। उसमें क्या कि दांत तो निकल रहे हैं, मगर वो अपनी जगह पर नहीं आ रहा, क्योंकि अपनी जगह पर वो दूध के दांत पड़े हुए, चाहे वो लूज ही हैं। तो आप डॉक्टर के पास चले जाएं, दिखा दें कि ये गिर सकते हैं, कि आप निकालेंगे। अगर तो कंडीशन ऐसी है तो हम पे बच्चों को ये कह देते हैं पेरेंट्स को कि इनको जरा गाजरें खिलाएं, एप्पल खिलाएं। अगर बच्चा निकालने से डर रहा है या रो रहा है तो फिर होम रेमेडीज कर लें, अगर नहीं है तो फिर जेल लग के निकाल दें। उसके बाद आप जबान के जरिए ऐसे थोड़ा प्रेशर दें तो वो फौरी अपनी जगह पे चले जाते हैं। अगर हम उसको लूज छोड़ देंगे तो दांत पीछे फिर वो पीछे रहेगा, वो पीछे रहेगा, और जो दूसरे दांत आएंगे वो उससे आगे पोजीशन में आएंगे, तो वो फिर डिसबैलेंस आपका डेंटिशन हो जाता है। ठीक है, एक तो ये वजह भी, दूसरा ये कि हम डेवलप नहीं करते अपनी हड्डी को, उसके लिए हम एक्सरसाइज, मुंह की एक्सरसाइज करते हैं। ये खाना पीना एक्सरसाइज है हमारी। हम अब हमारे कितने के बच्चे जो बादाम मुंह से तोड़ लेते हैं, हम नहीं तोड़ सकते। अखरोट, हमारे बड़े बुजुर्ग मैंने देखा था अखरोट मुंह से तोड़ ले दांतों से। अब हमारे बच्चों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो तोड़ सके, क्योंकि उनके में उन्होंने खाया नहीं, हमने कुछ, हमारी भी गलती और कुछ फूड चेंज हो गया सारा सिस्टम। तो ब्रेसेस लगने की वजह भी ज्यादा इसीलिए हो गई है कि दांत आएंगे टेढ़े,
آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں پوری بون کی ہوئی. اچھا یہ بتائیں یہ بریسز کس عمر سے لگوانے چاہیے؟ بریسز ایک تو آپ اگر دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے دانت ٹیڑھے ہو رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس پہلے چلے جائیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے لگوانے سے بریسز نہیں مگر کچھ آپ کو پریکاشنری آپ کو جو آرتھوڈونٹسٹ ہے وہ آپ کو پریکاشنز بتا دیتا ہے کہ ایسے ایسے کر لیں. جیسے میں اپنے پیشنٹ کے دانت اگر نکالتی ہوں دودھ کے تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ پیچھے سے ٹنگ فورس دیں, ٹنگ کی فورس دیں تاکہ وہ جو دانت آپ کا جہاں سے نکل گیا یہ وہاں پہ جگہ پہ جائے, آپ کی فورسز ڈیولپ ہوتی ہیں تو آپ کا دانت وہاں سے جگہ پہ چلا جائے. اور اگر دانت اس کنڈیشن میں کہ جی سارے دانت ٹیڑھے ہی آ گئے 11 سے تو 13 سال کی عمر سے, کیونکہ یہ ذرا جو ہم کینائنز ہیں یا جو مولرز ہمارے یہ پورے کمپلیٹ ہو جائیں یا سوئے جسے کہتے ہیں کینائنز وہ آ جائیں, کیونکہ وہ شیپ فارمنگ ٹیتھ ہے ہمارے. جب تک کینائنز نہیں آتے ہمیں پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات بچوں کے دانت آ رہے ہوتے ہیں مگر اسپیسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کنڈیشن میں آپ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کینائنز نہ آ جائیں تاکہ وہ دانت ذرا بائنڈ ہو جائیں, پتہ چل جائے کتنے کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, فیوریٹ جو ایج ہے 12 to 13 ایئرس. ٹھیک ہے, اس میں ایٹ لیسٹ آپ کے 7 نمبر کا مولر آ جاتا ہے, آپ کے کینائنز آ جاتے ہیں تو وہ ایج ہوتی ہے. اور ٹل دا ایج آف 50 میں نے پیشنٹ کو بریسز لگائے ہیں. اچھا 50 سال کے پیشنٹ کو بریسز لگائے ہیں. مگر اگر آپ کا پیریڈونشیم اچھا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا گمز ہیلتھ اچھی ہے تو آپ 50 سال کے عمر میں بھی بریسز کو لگوا سکتے ہیں. ہاں ریٹ ٹائم ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے. جیسے بچوں کے اگر ارلی ایج میں لگوا لیں گے تو وہ ٹائم آپ کا کم لگتا ہے, لیٹر ایج میں جا کے ٹائم ضرور لگتا ہے. ہاں مگر یہ نہیں کہ نہیں لگ سکتے یا کوئی آبجیکشنز نہیں ہے, لگ سکتے ہیں دانت. 50 سال کی عمر تک میں نے پیشنٹ کو لگائے بریسز تو آپ لگوا سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ جو بریسز آپ لگاتے ہیں اس کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ دانت سیدھے ہو جائیں. جی. کتنے عرصے میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ یہ انیشلی آپ کو کئی لوگوں کو تو ہم نے 2 سے 3 سٹنگ میں دیکھا ہے فرق آنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کتنی کیئر سے لگا رہے ہیں, کتنی کیئر سے بچہ اپنی کتنی کیئر کر رہا ہے. کیونکہ بچے تھوڑے سے ریسپانسبل ہوتے ہیں اس اسٹیج میں تو وہ جیلیز اور چوئنگمس ٹافیز ایسی چیزیں ہارڈ فوڈ منع کرتے ہیں کیونکہ اس سے بریکٹس جو ہم دانتوں پہ لگاتے ہیں بریسز کے بریکٹس وہ ٹوٹ جاتے ہیں. جہاں وہ ٹوٹتے ہیں وہاں فنکشن بریسز ختم کر دیتے ہیں, لوز ہو جاتا ہے. پھر دوبارہ بائنڈ کریں کیونکہ پہلے ہم نے دانتوں کی لیولنگ اور الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے فرسٹ اسٹیج میں. اس کے بعد ہم اس کی پوزیشنز کو سیدھا کرتے. پہلے دانتوں کی لیولنگ ہوگی تو دانتوں کو لے جانا کدھر ہے, انیشل سٹارٹ تو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو اس کا کام جو پہلے وہ لیولنگ آپ کو شروع کا پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو 2 سے 3 سٹنگ میں پیشنٹ کے ہم ماڈلز لے لیتے ہیں اور پھر وہ ہر سٹنگ میں پیشنٹ کو ہم دکھاتے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن سے آئے تھے, یا شروع کی پکچرز لیتے ہیں, ایکس ریز ہیں, ماڈلز ہیں ہمارے, وہ ہمارے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے پیشنٹ کا. جب پیشنٹ ہر سٹنگ پہ آتے ہیں کیونکہ میں آپ کو روز دیکھ رہی ہوں تو مجھے آپ میں اتنا فرق نہیں محسوس ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو 1 مہینے بعد 3 ہفتے سے 1 مہینے کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے بریسز کے پیشنٹ کی تو آفٹر 3 ویکس جب میں آپ کو دیکھوں گی تو ہمیں فرق لگتا ہے. پھر پیشنٹ کے پیرنٹس کہتے ہیں نہیں اتنا تو فرق نہیں ہے. پھر ہم ماڈلز یا پکچرز دکھاتے ہیں کہ آپ اس کنڈیشن میں آئے تھے, اب اسپیسز اتنے ہیں یا کراؤڈنگ کم ہو رہی ہے یا اسپیسز کم ہو رہے ہیں یا اوور جیٹ ہے یا اوور لیپ ہے یا مختلف کنڈیشنز ہیں وہ کتنی کم ہوتی جا رہی ہیں, وہ ہم پھر پیشنٹ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے ہیں. بریسز کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ بریسز اب تو ایڈوانس بہت ٹیکنالوجی آ گئی. اب تو کلیئر بریسز آ گئے ہیں کہ وہ ٹرانسپیرنٹ بریسز ہوتے ہیں, وہ نظر بھی نہیں آتے. مگر اس میں جو مین ایشو وہ کمپلائنس ہے. اچھا, پیشنٹ اگر سمجھدار ہے اور اگر کیا کہتے ہیں ذمہ دار ہے ہاں تو اس کو تو وہ آپ لگا دیں کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں جب آپ نے لگایا جب آپ نے اتار دیے. اس میں بچے کمپرومائز ہو جاتے ہیں, بچے آپ کا بچوں کو ایک ہنڈرنس لگتی ہے وہ نکال دیتے ہیں. مگر یہ کہ اب تو بریسز کی بڑی ٹائپس ہیں. آپ کے بیک پہ لگ جاتے ہیں بریسز, لنگول بریسز لگتے ہیں آپ کو پیچھے کی طرف, آپ کے پلاسٹک بریسز آ گئے, ایکریلک بریسز ہیں, میٹیلک بریسز ہیں, اور اب الائنرز آ گئے ہیں جو آپ کے ٹرانسپیرنٹ بریسز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے وہ لوگ جن کے ایک تو ہوتا ہے نا دانتوں کا قدرتی طور پر کلر, ایک کا کچھ لوگوں کا بڑا زبردست ہوتا ہے, وائٹ ہوتا ہے, کچھ کا یلو ہوتا ہے, وہ تو قدرتی سی بات ہے, اس کو تو چینج نہیں کیا جا سکتا. وہ لوگ جو اپنے دانتوں کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں, وائٹنگ کے لیے بھی کچھ ہے؟ جی, وائٹنگ کے لیے ہمارے پاس 2 طریقے ہیں وائٹنگ کے. ایک چیئر سائڈ وائٹنگ ہوتی ہے آپ کی لیزر کے ساتھ, جو کہ آپ ڈینٹل چیئر پہ ڈاکٹر کی سیٹ پہ ہی بیٹھ کے کروا سکتے ہیں. وہ 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروسیس ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں پیشنٹ کی اسمائل میں کتنے دانت آتے ہیں. ویسے 3 to 3 مطلب 6 اوپر کے اور 6 نیچے کے دانت ہم لیتے ہیں اسمائل میں ہماری, کیونکہ اتنی براڈ اسمائل نہیں ہے ایشینس کی, تو ہماری جتنی اسمائل میں ٹیتھ آتے ہیں اس کو ہم لے کے ٹیتھ وائٹنگ کرتے ہیں. وہ چیئر سائڈ ہوتی ہے آپ کی کلینکس میں.
کئی پیشنٹس ہیں جو کہ نہیں کروا سکتے, ٹائم نہیں ہے, یا ہم ابراڈ جا رہے ہیں, یا اسٹوڈنٹس ہیں, یا موسٹلی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر ان کے لیے ہوم کٹس ہیں. وہ ہوم کٹس ہیں, ان کے ساتھ ان کی ٹریز ہیں, اس میں ہم ساتھ پیسٹ کی ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ کتنا پیسٹ مکس کر کے اس ٹرے میں لگانا ہے, اور اوور نائٹ وہ پہننا ہوتا ہے. وہ 15 ڈیز تک پہننا ہوتا ہے. کئیوں کو اس سے پہلے رزلٹ مل جاتا ہے, مگر 15 ڈیز تک وہ آپ کو اپنا کلر کا اچیو کر لیتے ہیں. آپ اپنا جو بھی آپ کو ریکوائرڈ کلر ہوتا ہے, وہ گیون اور ریکوائرڈ ہوتا ہے, وہ ہم دیتے ہیں. وہ 15 ڈیز تک آپ کو گھر میں پہننی ہوتی ہے, صرف رات کو سوتے وقت. ٹھیک ہے. تو ہوم سائڈ بھی ہے اور چیئر سائڈ بھی ہے, دو جو آپ چوز کرنا چاہیں, جو آسانی ہے وہ آپ کریں. دونوں کے ایکسپینس الگ ہیں. ٹھیک ہے. دونوں کا طریقہ کار فرق ہے, مگر یہ کہ دونوں آپ کو ایکولی فرق دیتے ہیں. اس کا اثر کتنے عرصے تک رہتا ہے؟ دیکھیں یہ تو پھر وہی والی بات ہے, جتنا آپ مینٹین کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ ڈائٹ کر کے پتلے ہوتے ہیں اور اس کو آپ مینٹین نہیں کرتے, تو پھر آپ مہینے کے اندر دوبارہ ویٹ گین کر لیں گے, کیپیسٹی ہے. اگر آپ چائے کافی لائٹ کر دیں ذرا, اگر اسموکنگ کم کر دیں, یا برشز اپنا برشنگ 6 months to 1 year, تو اس کا اثر بہت اچھا رہتا ہے. 6 months جی. مگر اگر آپ اس کی ٹیک کیئر کریں تو دیکھیں یہ ایک پروسیس ہے, اس کو پھر ریپیٹیشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کیونکہ یہ قدرتی عمل نہیں ہے. اس کے دانت, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دانت بالکل کلر چینج ہو جائیں گے یا بالکل ایسے ہی رہیں گے. آبویسلی ہم نے کھانا پینا ہے, ہماری سرفیس پہ وہ کلر دوبارہ چینج کر سکتے ہیں دانت. تو 6 months to 1 year تو آپ ایزیلی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں, مگر ٹیک کیئر کریں, ورنہ تو obviously کیئر کریں گے تو وہ مینٹین رہے گا, نہیں کریں گے تو خراب ہو جائے گا. دونوں پروسیس ایکسپینسو ہیں. ٹھیک ہے. دونوں یہ آپ کے کاسمیٹک ہیں, استھیٹیکلی پروسیس ہیں. تو دونوں جب آپ پیسہ خرچ کرتے تو پھر ہم کہتے ہیں تھوڑا پیسہ کریں گے نا خرچ, تو تھوڑا سا دھیان بھی کریں گے. ہاں obviously. اچھا جی, کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ بس میں ویئرس کو یہی میسج دوں گی کہ ضرور ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, سال میں 1 دفعہ ضرور جائیں, پیشنٹ ضرور دکھائیں اپنے آپ کو, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے منہ میں کیا چل رہا ہے. یہ ڈاکٹر ہی آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. اور پلیز اپنے ٹوٹکے ضرور کریں. ٹوٹکوں سے ہم منع نہیں کرتے, مگر ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد ٹوٹکے کریں. ماؤتھ واش اور برش یوز کرنا ہے, برش کریں. مسواک کرنی, مسواک کریں, مگر پلیز اپنے دانتوں سے پیار کریں, کیونکہ یہ بہت اللہ کی ایک نعمت ہے جو کہ جب لوز ہو جاتی ہے نا تو اس کا پتہ ہی تب چلتا ہے. تو بالکل صحیح. ڈاکٹر عنی حسن, بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.